नमस्कार साथियों। तो हम आ चुके हैं आज एक सबसे बड़ी न्यूज़ के ऊपर। जैसा कि आपको पता है कि आरआरबी एलपी के आने के बाद आरआरबी जेई के आने के चांसेस बढ़ गए थे। और यहाँ पर जब अब इंटरनल चीज सूत्रों से पता चला कि आरआरबी के अंदर भी जो एसएससी की जॉब आने वाली है, पहले ऐसा था कि एसएससी का आएगा या नहीं आएगा, नोटिफिकेशन ये सोच रहे थे, बट ये भी क्लियर झंडी हो चुकी है कि अब एसएससी का भी आने वाला है। और एसएससी जो लोग नहीं जानते हैं उनको मैं इस वीडियो के थ्रू बता दूंगा कि एसएससी कितनी इंपॉर्टेंट है। और मुझे लगता है कि अगर आप इस क्राइटेरिया में फुलफिल कर रहे हैं तो एसएससी के लिए तैयारी अभी से शुरू कर देनी चाहिए आपको। क्योंकि एसएससी आपको बता दूं फिर से कि इवन एक जनरली अगर आप अपने स्टेट के एएन की भी अगर पोस्ट देखें तो ये उस पर भी भारी पड़ने वाली है। क्योंकि इसकी अगर सैलरी की बात करें तो ये सैलरी उससे भी ज़्यादा इसकी सैलरी होती है। तो ये आरआरबी के अंदर, वो भी रेलवे डिपार्टमेंट के अंदर, आपको पता है क्योंकि कहते हैं लोग कि रेलवे डिपार्टमेंट अपने आप में एक लुक्रेटिव जॉब कहते हैं। और उसके अंदर भी एसएससी की अगर आप तैयारी कर रहे हैं और अगर आप एसएससी बनते हैं तो उसके बहुत फायदे हैं। फिर भी अगर जिनको पता नहीं है, मैं एक बार के लिए ओवरव्यू देने वाला हूँ कि क्या क्या काम होते हैं, क्या जॉब प्रोफाइल होती है और क्या क्या इसमें करना होता है। और अल्टीमेटली अगर आप आगे तक अगले 5 साल 10 साल तक की कहानी सोच पा रहे हैं कि यार मैं किस तरह से वर्क कर रहा हूँ, तो एक विजन मिल जाने से तैयारी आपकी थोड़ी सी स्ट्रांग होती है। तो चलो जानते हैं कि आज आरआरबी एसएससी क्या है, इसमें क्या कहानी है, इसकी पूरी सारी इन्फॉर्मेशन आपको आर्ट देता हूँ। इसके अंदर क्या क्या चीज़ देखने वाले हैं पहले मैं आपको देता हूँ। इसके अंदर समरी के अंदर की कंटेंट क्या क्या होने वाला है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है इसका वो बताऊंगा मैं आपको पहले, फिर वर्क प्रोफाइल क्या होने वाला है वो बताऊंगा मैं आपको। इसके अंदर डिपार्टमेंट्स कौन कौन से होने वाले हैं, सैलरी क्या होने वाली है और सिलेक्शन प्रोसेस क्या होने वाला है। ये पांचों चीज़ें, इसके बारे में सारी संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो इस वीडियो के अंदर काफ़ी अच्छे से, काफ़ी पेशेंस के साथ आप बैठ जाइएगा, सारी इन्फॉर्मेशन ध्यान सुनिएगा और उसके बाद आप अपना डिसीजन ले लीजिएगा। वैसे भी आपको मैं कह रहा हूँ कि ये सब कुछ जान लेने के बाद तो आज इससे आप पढ़ने लग जाएंगे। बट शुरू करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया से। तो सबसे पहले एसएससी के अंदर जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसकी कहानी क्या है। तो देखिए इसके अंदर जो है सबसे जरूरी चीज़ है कि केवल डिग्री वाले बच्चे दे सकते हैं, डिप्लोमा वाले इसमें अलाउड नहीं होते हैं। आपको बता पहले सिर्फ जेई की पोस्ट हुआ करती थी जिसमें डिप्लोमा और डिग्री दोनों होते थे, और जेई के लोगों को ही हम वहाँ पर प्रमोट करके जो एसएससी के लिए प्रमोट कर दिया करते थे कि जो स्टाफ सिलेक्शन जो आपके इंजीनियर बनते हैं वो जेई से बनते थे बाद में प्रमोशन के बाद। लेकिन इस बार क्या हो रहा है कि एसएससी की अलग से पोस्ट निकाली जा रही है। यानी कि यहाँ पर जो एसएससी है जिसमें केवल डिग्री वाले ही अलाउड है, उसकी खुद की पोस्ट होगी। अगर आप एग्जाम देके आते हैं तो आपको सीधा एसएससी की पोस्ट मिल जाएगी। तो इसके अंदर आपको दो सारे इंजीनियरिंग कवर हो रही है लगभग, सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैन्युफैक्चरिंग, मेकाट्रॉनिक्स, इंडस्ट्रियल, आपको मशीन, सब कुछ, इंस्ट्रूमेंटेशन कंट्रोल, टूल्स, प्रोडक्शन, सारी इंजीनियरिंग लगभग जितनी भी आप जानते होंगे इसके आसपास की वो सब इसमें शामिल है। तो मुझे लगता है कि जो भी आप इस वीडियो को देखने वाले बच्चे होंगे जो जनरली हमारे सिविल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर इंस्ट्रूमेशन के भी या मैकेनिकल के जो बच्चे हैं उन सबके लिए ये जॉब है। यहाँ पे आपको बता दूं फिर से कि जो डिग्री है डिस्टेंस मोड से वो एलिजिबल नहीं है, वो अप्लाई नहीं कर सकते। जो डिस्टेंस मोड से पढ़ा जिन्होंने डिग्री ली है वो इसमें अलाउड नहीं है। तो यहाँ पर इसने साफ साफ मेंशन किया है इस बात को कि जो आर नॉट एलिजिबल, जिसने डिस्टेंस के थ्रू लिया था। और यहाँ पर जो रिजल्ट के लिए अभी तक वेट कर रहे हैं वो भी अप्लाई नहीं कर सकते। मतलब जिनका रिजल्ट आ चुका है, जिनकी डिग्री उनके हाथ में, वही लोग अप्लाई कर सकते हैं इसके अंदर ना। वो बात करते हैं इसमें कि एज क्राइटेरिया क्या है। तो जो सेकंड चीज़ है इसमें कि एज क्राइटेरिया क्या होने वाला है वो बहुत ध्यान से देखिएगा कि इसमें एज क्राइटेरिया होता है 20 ईयर्स से लेकर 34 ईयर्स तक। 20 साल से 34 साल के बीच में आपकी एज होनी चाहिए। जबकि जेई के अंदर होता है 18 साल से 32 साल। यानी कि जो आपका टाइम गैप है वो सेम है, जो 24 साल का गैप देते हैं ये बिल्कुल सेम है, लेकिन यहाँ पर 20 से 34 का है। मतलब जो गैप है उसके अंदर वो 20 से 34 है, 14 साल का जो गैप होता है वो उन्होंने इसमें दिया था। जबकि 18 से 32 में भी 14 साल का गैप है। तो यानी कि जो गैप है 14 साल तक का वो दोनों में बराबर है, बट एज जो है वो बढ़ा दी गई है एसएससी के अंदर। 20 से 34 साल की इसमें एज होती है। तो अगर आप इसके अंदर आते हैं तो बिल्कुल आप तैयारी कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इसमें इससे बाहर आते हैं, लेकिन अगर आप कैटेगरी में हैं तो उसके अंदर भी रिलैक्सेशन दी हुई है एज के अंदर कि एससी एसटी वालों को 5 साल और, यानी कि आपको पता है 39 ईयर्स तक आप दे सकते हैं। और अगर मैं बात करूँ ओबीसी की तो 3 ईयर्स और, यानी कि 37 ईयर्स तक दे सकते हैं। तो जनरल वालों के लिए जो है अनरिजर्व उसके लिए 34 ईयर्स है। बाकी सबके लिए आपको पता है कि कितना इसमें रिजर्व कर का है एज के लिए। तो एज क्राइटेरिया भी आपके सामने क्लियर हो चुका है। अब आते हैं वर्क प्रोफाइल कि सर इसमें जो एसएससी की वर्क प्रोफाइल क्या होती है। तो आपको बता दूं, मैं एक तरह से आप मन में क्लियर कर सकते हैं कि यानी कि अगर हम मैं इसकी तुलना कर रहा हूँ एएन के हिसाब से, तो आपको पता है कि सर हम जेई या एई बनते हैं तो उसके अंदर दोनों में कितना अंतर आता है वर्क प्रोफाइल में भी। तो यहाँ पे भी रेलवे डिपार्टमेंट के अंदर जब आप इंजीनियरिंग सेक्शन में जा रहे हैं तो सिलेक्शन, आपको बता दूं कि जो एसएससी की जो पोस्ट है आपको, वो अपने आप में स्टाफ सिलेक्शन इंजीनियर अपने आप में एक तरह से एई की तरह ही आप मान सकते हैं जो आपके इन जनरल इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट के अंदर जो पोस्ट होती है। यानी कि आपके अंडर जेई काम कर रहे होंगे, एसएससी के अंडर जेई काम कर रहे होंगे और फिर जेई के अंडर आपको पता है कि वहाँ पे जो टेक्नीशियंस वगैरह हैं वो सब काम कर रहे होंगे। तो ये एक इस तरह की पोस्ट है। बाकी आपको बता दूं कि जनरली आपको हर 100 से 250 किलोमीटर की लेंथ के बीच में जो है ट्रैक जो है उसको सेक्शन को चेक करने के लिए सब चीज़ चाहिए होती है। जो चार्ज होता है उसमें वो हर
250 किलोमीटर के ऊपर एक एसएससी चाहिए होता है वहाँ पे। तो ये लगभग इस किलोमीटर की रेंज में आपको हमेशा वहाँ पे एक चाहिए होता है जो कि हेड ऑफ द डिपार्टमेंट होगा, जो सारी चीज़ों को चेक कर रहा होगा। तो ये सारी सारी कहानी है इसके अंदर कि उसके पास कुछ जेई होंगे उसके अंडर में, जो कि उसके अंडर वर्क कर रहे होंगे, और एक लार्ज टीम ऑफ वर्कर्स होगी, मतलब जिसके नीचे भी जेई के नीचे भी वर्कर्स बहुत सारे होंगे वहाँ पे, टेक्नीशियंस भी होंगे वहाँ पे, फील्ड वर्कर भी होंगे वहाँ पे, सारे आपको मिल जाएंगे। ऐसे ही आपको बता दूँ कि यहाँ पे जो परमानेंट वे जो है रेलवे पार्लेंस का उस स्ट्रक्चर का, वो सब भी आपको उसके अंडर का आता है। यानी कि एसएससी की पावर जो है वो इतनी सारी है, ये सब चीज़ें सारे काम उसके अंडर आते हैं, सुपरविजन से लेके रेलवे का सारा काम उसके अंडर आता है। तो ये इतनी पावर उस एसएससी के अंदर होती है। तो ये आपको समझ में आ चुका होगा कि कितनी किस लेवल की इसकी जॉब प्रोफाइल है। मतलब आपको अगर लग रहा हो कि सर अच्छा मुझे काम करना है कि वहाँ पे वर्क करना है, आपको सिर्फ इंस्पेक्शन करना है। आपको पता है कि इवन जेई जो के अंडर उनको इंस्ट्रक्शन देना है, और जो जेई है वहाँ पे उन टेक्नीशियंस को के साथ थ्रू वो काम करवाने वाले हैं, जो एएलपी वाले होंगे, टेक्नीशियन वाले होंगे, इवन फील्ड वर्कर्स होंगे, वो सारे काम को निपटा रहे होंगे। अब जितने भी डिपार्टमेंट है वो डिपार्टमेंट अपने आप बढ़ जाएंगे। जैसे अगर मैं बात करूँ सिविल के अंदर, तो सिविल के अंदर आपको पता है 4 तरह के डिपार्टमेंट में काम होता है। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ स्पेशली कि एसएससी के जो वर्क प्रोफाइल है वो कौन कौन सी होने वाली है, तो सिविल इंजीनियर में मेनली 4 प्रोफाइल होने वाली है, जिसके अंदर आपको पता है डिजाइन एंड ड्राइंग आता है, परमानेंट वे होता है, वर्क्स होता है और ब्रिज आता है। तो ये चारों के चारों काम सिविल इंजीनियरिंग के अंदर आएंगे। यानी कि अगर आपने सिविल इंजीनियरिंग से भरा है एसएससी के अंदर, तो आप इन चारों डिपार्टमेंट से किसी एक डिपार्टमेंट में जाओगे। तो यहाँ पे अगर आपको बता दूं कि जो फील्ड वर्क कम किस में होता है, डिजाइन एंड ड्राइंग में और ब्रिज के अंदर, इसमें फील्ड वर्क कम होता है, जबकि जो ओपन लाइन होता है परमानेंट वे और वर्क्स के अंदर, यहाँ पे आपको थोड़ा सा फील्ड वर्क करना पड़ेगा। यहाँ पे आपको बता दूं फिर से कि डिजाइन एंड ड्राइंग डिपार्टमेंट में मेनली क्या करना है। तो सर मैं सिविल इंजीनियर से हूँ, मुझे डिज़ाइन एंड ड्राइंग डिपार्टमेंट में जाना है, क्या करना होगा मुझे। तो देखिए इसमें यहाँ पे आप रिस्पॉन्सिबल होंगे डिज़ाइन एंड ड्राइंग पार्ट के सेक्शन के अंदर, जहाँ पे मतलब जो भी इसमें डिज़ाइनिंग होगी कि हाँ ये रेलवे ट्रैक कैसे जाने वाला है, इसकी डिज़ाइनिंग कैसे होने वाली है, कहाँ इसमें उसको आगे मोड़ना है, किसी एक स्टेशन से दूसरी स्टेशन में कैसे आने वाली जो अदर ट्रेन से उनको कहाँ किधर रास्ता देना है, ये सारी डिज़ाइनिंग और ड्राइंग का काम जो है उस डिपार्टमेंट के अंदर आने वाला है। ब्रिजेज जो आपको पता है कि जहाँ भी आपकी ट्रेन जा रही है तो उसके अंदर उसके ऊपर से जो ओवर ब्रिज निकलने वाले हैं, वो ब्रिजेज बहुत सी बार लगता था, इवन मेरे को भी पहले लगता था कि वो ब्रिजेज हो सकता है शायद कि जैसे अगर हम बात करें जयपुर के अंदर जितने भी ओवर ब्रिज होते हैं, तो ये किस डिपार्टमेंट के अंदर आते हैं, क्या इसको जेडीए बनाता है, इसको सीपीडब्ल्यू डिपार्टमेंट, मतलब कौन से डिपार्टमेंट इसको कवर करता है, नहीं वो रेलवे के अंदर आता है, क्योंकि रेलवे ट्रैक के ऊपर से जा रहा है तो उसके अंदर ये ब्रिज डिपार्टमेंट है जो इसको बनाएगा। ऐसे सारे जो है ये सारा डिपार्टमेंट का काम जो है वो सिविल के अंदर जो है सेकंड इसमें अगर आप जाते हो ब्रिज में तो आपको ये काम करने होंगे। इनके लिए जो मेडिकल जो चीज़ें हैं जो आपके इसके अंदर मेडिकल रिक्वायरमेंट है कि आपकी मेडिकली फिट कितने होने चाहिए, उसके लिए एक अलग से वीडियो बना रखा है मैंने, आप इसको जरूर देख लीजिएगा, या फिर मैं इसको लिंक के अंदर यहाँ पे इस वीडियो के लिंक के अंदर भी इसको कनेक्ट करा दूंगा कि जहाँ पर आप जाके देख सकते हैं कि यार मैं मेडिकली फिट हूँ, क्योंकि इन चारों डिपार्टमेंट के अंदर अलग अलग मेडिकली फिटनेस चाहिए होती है आइज से लेके सब चीज़ों के लिए, तो उसको आप जरूर देखिएगा। बट फिलहाल नेक्स्ट है इसमें परमानेंट वे, अगर आप जाते हैं परमानेंट वे सिविल के अंदर, बता दूँ कि चारों डिपार्टमेंट में चारों के अलग अलग काम है। और परमानेंट वे के अंदर बात करूं तो जो रनिंग ट्रैक है आपको उसको चेक करना होता है, आपको पता है ना कि जो ट्रैक है वो वर्क कर रही है नहीं कर रही है, उसको चेक करने का काम आपको ये परमानेंट वे के अंदर करने वाला होगा। ऐसे ही यहाँ पे जो वर्क्स है, जितने भी वर्क से रिलेटेड डिपार्टमेंट है, कंस्ट्रक्शन का जितने भी डिपार्टमेंट है, प्लेटफॉर्म के, रेलवे लाइन कॉलोनीज जो बनने वाली है, वहाँ जो कंस्ट्रक्शन बनने वाला है, जो आपके ओवर ब्रिज है पास करने के लिए, वो वहाँ पे जितने भी बनने वाले हैं वो सारी चीज़ें जो है वो इस वर्क्स वाले डिपार्टमेंट में आएगी। कॉलोनीज बनानी, रेलवे कॉलोनीज वगैरह सब इसके अंदर आएगा। तो ये चारों चीज़ें जो हो गई वो सिविल इंजीनियरिंग के अंदर हो गई। सेम यही कहानी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के अंदर भी है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के अंदर भी आपको बता दूँ ये सब चीज़ों के बारे में एक छोटा अलग से वीडियो भी बना रखा है और आप उसको जान भी सकते हैं, बट फिर भी ये फील दे रहा हूँ स्पेशली ज़्यादातर बच्चे हैं सिविल और इलेक्ट्रिकल के हैं, तो एक बार जान लीजिए कि इलेक्ट्रिकल के अंदर भी जो 4 सेक्शन आते हैं उसमें जनरल सर्विस, ट्रैक्शन ऑपरेशन, ट्रैक्शन डिस्ट्रीब्यूशन और ट्रैक्शन रोलिंग स्टॉक, टीआरएस, टीआरडी, टीआरओ और जी। जो आपको बता दूं कि ट्रैक्शन वाला काम है, इसका मतलब समझाना, जहां भी वर्ड ट्रैक्शन काम में आ जाता है रेलवे के अंदर समझ जाओ कि वो इलेक्ट्रिकल वालों का काम धाम है, उसमें इलेक्ट्रिकल वाले काम कर रहे होंगे। तो क्या काम करेंगे सर, तो उसके लिए देखिए बहुत ध्यान से, पहले तो आपको बता दूं मैं कि जो ट्रैक्शन वाला काम है उसके अंदर जी का जो मतलब जनरल सर्विस के अंदर क्या क्या आता है, तो उसके अंदर जो सिंपल मेंटेनेंस होता है ना हमारे इक्विपमेंट के, रेलवे के डिपार्टमेंट के अंदर वो इलेक्ट्रिकल जितने भी इक्विपमेंट लगे हुए हैं उन सबको ठीक करने का काम करेंगे आपके जनरल वाले। ऐसे टीआरओ जो होता है वो स्पीड कंट्रोल वाला काम करते हैं, जो व्हील की स्पिनिंग होती है उसकी स्पीड कंट्रोलिंग वाला काम है वो सारा टीआरओ डिपार्टमेंट करेगा। तो आपने किस डिपार्टमेंट आपको मिला है, किस डिपार्टमेंट को आप सेलेक्ट कर रहे हैं, अगर आपके मार्क्स काफ़ी अच्छे होते हैं तो आपसे जो पूछा जाता है तो आप किस डिपार्टमेंट को चूज करते हैं, उस हिसाब से आप सोच समझ के डिपार्टमेंट
चूज करेगा। तो इलेक्ट्रिकल के जो 4 डिपार्टमेंट है वो ये है। फिर आता है टीआरडी और आपको टीआरएस। तो जो टीआरडी डिपार्टमेंट होता है वो क्या करता है कि जो आपको होता है रेलवे ट्रैक के ऊपर जो ट्रेन जा रही होती है तो उसके ओवरहेड जो ऊपर से सामने से वायर जा रहे होते हैं जिसके थ्रू वो आपकी ट्रेन मतलब ट्रेन रन कर रही होती है, उससे रिलेटेड जितने भी ओवरहेड के अंदर जितनी भी चीज़ें हैं उसमें कोई भी प्रॉब्लम होती है तो उसको टीआरडी डिपार्टमेंट ही हैंडल करता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सर ओवरहेड इक्विपमेंट्स जितनी भी आएंगे वो सब है, सब स्टेशन के आएंगे, ऐसे स्काडा वाले जो सारी कहानी है वो उन सब के अंदर आएगी। तो ये टीआरडी डिपार्टमेंट है। ऐसे टीआरएस की अगर मैं बात करूँ तो जो पूरी की पूरी जो आपकी ट्रेन है उस ट्रेन के अंदर के जो इक्विपमेंट है उनके अंदर जो इक्विपमेंट लगे हुए हैं उनमें जो मेंटेनेंस होगा वो आपके टीआरएस डिपार्टमेंट का होगा। तो जो ट्रैक्शन रोलिंग स्टॉक होगा उसके अंदर आपके पास जो मेन लाइन के ईएमयू होते हैं सेफ गार्ड के अंदर और इलेक्ट्रिकल मल्टीपल यूनिट्स होते हैं, जैसे कि मैं आपको बताया था ना इसमें, जैसे ये सब जो डिपार्टमेंट इसके अंदर चीज़ें लगी हुई है इनके अंदर जो भी कोई चीज़ें चेक करनी है आपको, जो इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स लगे हुए हैं उन सब के अंदर जो चीज़ें हैं वो आपको आता है टीआरएस डिपार्टमेंट में। टीआरएस डिपार्टमेंट के अंदर बताता हूँ मैं, बहुत से लोगों को टीआरडी और टीआरएस के अंदर ही कंफ्यूजन होता है कि क्या करना चाहिए मुझे। तो बता दूं कि टीआरएस डिपार्टमेंट के अंदर आपको सीखने का बहुत कुछ मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर आपके इतने सारे इक्विपमेंट लगे हुए हैं कि आपको इसके अंदर और नहीं आपको इतना फील्ड वर्क है इसमें भागने का। जबकि टीआरडी डिपार्टमेंट के अंदर फील्ड वर्क भी इसमें शामिल है, जहाँ पर आपको बस देखना है कि हाँ यार जो ओवरहेड है वहाँ पे अगर पूरा सप्लाई नहीं मिल रही, एक लगभग 200 मीटर आगे जाके पूरा सप्लाई नहीं मिल रही तो वो आपके अंडर है, उसको आपको सही करवाना पड़ेगा। आपको अपने जो जेई और अपने जो टेक्नीशियंस हैं उनको वहाँ भेज के उनको थोड़ा सा चेक करवाना होगा। तो वो टीआरडी डिपार्टमेंट है जो ओवरहेड के अंदर आता है। जो ट्रेन चलती है उसके ऊपर ओवरहेड से एक फेज मिलता है और नीचे जो ग्राउंड में न्यूट्रल होता है, तो ये फेज और न्यूट्रल का काम इस तरह से हो रहा होता है। तो ओवरहेड से रिलेटेड जितने भी होते हैं आपको हर 70 मिनट के ऊपर जैसे ओवरहेड के ब्रिज बने होते हैं तो उनको चेक करने का काम आता है टीआरडी डिपार्टमेंट का। और टीआरएस डिपार्टमेंट का जो एक ट्रेन है जिसके अंदर कोई भी फॉल्ट हो गया तो जहाँ खड़ी हुई है वहाँ पर अब आपको उसको ठीक करना होता है। तो आपकी जो इसके मेंटेनेंस से रिलेटेड जितने भी काम है वो टीआरएस डिपार्टमेंट के अंदर आते हैं। चाहे कोई सा भी इसमें कोई भी काम हो, तो आपको बता दूं कि जैसे ये पेंटोग्राफ है, सर्किट ब्रेकर है, ये ऊपर टीआरडी डिपार्टमेंट के सारे ऊपर के काम आ रहे हैं, जबकि अंदर के जितने भी काम आ रहे हैं सारे के सारे ये टीआरएस डिपार्टमेंट के काम आ रहे हैं। खैर, तो ये सारे डिपार्टमेंट इलेक्ट्रिकल में हो गए, ऐसे सब में आएंगे। इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर आपको बताया कि सिग्नल वाले जितने भी डिपार्टमेंट होते हैं तो यहाँ पे भी आपके पास डिपार्टमेंट अलग अलग मिल जाएंगे इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन के अंदर। तो इन 4 डिपार्टमेंट यहाँ पे भी है। जूनियर इंजीनियर सिग्नल के अंदर, एक्चुअली यहाँ पे सीनियर इंजीनियर बात करेंगे अपन, तो ये सारे के सारे डिपार्टमेंट आपको हर में मिलेंगे। मैकेनिकल के अंदर भी ये मिलेंगे आपको, सेम कहानी आपको मैकेनिकल की जो एसएससी है उसको भी पार्ट में मार रखा है। तो आप इसको एक बार देख लीजिएगा, ये जो पूरे के पूरे आपको पता है, पीडीएफ आपको मिल जाएगी। बट फिलहाल के लिए मैं कहता हूँ कि जो प्रोफाइल सिविल और इलेक्ट्रिकल की जो मैं क्लियरली बताना चाह रहा हूँ कि किस तरह से होने वाली है, इससे एकदम मन में आइडिया आता है कि अच्छा मुझे इस लेवल पे काम करना है। और ओवरव्यू तो मैंने आपको दे दिया कि एक तरह से आपको सुपरविजन करना है, आपके अंडर काम कर रहे होंगे लेकिन आपके ऊपर सारी जिम्मेदारी है कि इस पूरे 100 से 250 किलोमीटर के बीच में जो भी रेंज है जो आपके अधिकार क्षेत्र में आती है उसमें कोई भी गड़बड़ी का आपको जिम्मेदारी लेनी है और आपको अपने अंडर काम करवाना है। उसके सिवा आपको सारी पावर वगैरह तो आपको मिल ही रही है। तो जो जॉब प्रोफाइल और रेस्पॉन्सिबिलिटी है ये आईटी जो है इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट की है। अब आते हैं मेन चीज़ सर की सैलरी, जो हमारे लिए ड्राइविंग फोर्स बनती है कि सर सैलरी कितनी होगी। तो सैलरी के लिए आ जाइए दोस्तों कि जो बेसिक सैलरी है वो तो ऑब्वियसली 44,900 ही है, लेकिन अब इसके में देखिए डीए जो बढ़ के 50% तक हो चुका है, पहले 36% था, अब 50% कर दिया इसको, तो इसका 2,450 रुपये इसका ऐड हो जाएगा। ऐसे जो उसके अंदर आपके मिनिमम सैलरी जो हो गई यानी कि इन दोनों को मिला के तो 67,350 के आसपास हो गई, जो कि इवन यहीं पे ही आपको बता दूं मैं कि एक लगभग स्टेट लेवल के ईवीएस से तो आगे बढ़ पहुंच चुकी है ये सैलरी, जो लगभग 60,000-65,000 के आसपास ही होती है। और यहाँ पे 67,350 तो यहाँ तक हो चुका है। उसके बाद अगर मैं एचआरए शामिल कर देता हूँ तो आपको पता है कि एचआरए वगैरह मिला के सारे एचआरए आपके पास है। उसके बाद ट्रेवलिंग अलाउंस, ट्रांसपोर्ट, मतलब जो आपको टीए वगैरह सब कुछ मिला दिया अपन ने, तो यहाँ पे टोटल सैलरी निकल के आती है 83,932 के अप्रोक्सीमेट, जो कि काफ़ी ज़्यादा है इवन एक एएन के मुकाबले में भी। तो इसलिए मैंने इसका बोला कि जो एक्स्ट्रा पर्क्स वगैरह जो सब कुछ मिला के बात करें तो यहाँ पे सैलरी जो है वो स्टेट ए से ज़्यादा है। यहाँ पे 4 असिस्टेंट ऑलवेज अवेलेबल फॉर एसएससी, इवन एसएससी के लिए 4 असिस्टेंट हमेशा अवेलेबल रहेंगे। वो फोन करेगा, इस फोन कॉल पे हमेशा आपके पास 4 असिस्टेंट होंगे। इवन इसके सिवा जैसे कह रहा हूँ ना कि जैसे ये आपको जितनी भी अलाउंसेस मिलते हैं उसमें ट्रेन का बता देता हूँ मैं आपको कि ट्रेन में आप और आपकी फैमिली को कहीं भी आने जाने के लिए हमेशा फर्स्ट क्लास एसी के अंदर पास मिलेंगे आपको। फर्स्ट क्लास एसी आपको पता है कि जनरली बहुत से लोग जो सुन रहे हैं, इवन मैं भी इसमें शामिल हूँ, फर्स्ट क्लास एसी में आपने ट्रेवल नहीं किया होगा अब तक। तो फर्स्ट क्लास एसी क्योंकि उसका जो टिकट है आपको पता है कि वो आपके प्लेन के टिकट के लगभग आसपास होता है, तो लोग जनरली प्लेन से ही फिर प्लेन से ही यहाँ से वहाँ जाते हैं, ट्रांसपोर्टेशन कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पर आपको फर्स्ट क्लास एसी का पास मिल रहा है क्योंकि आपको पता है कि आपकी पोस्ट भी उस लेवल की है। खैर, अब बात करें अगर हमें यहाँ पे तो सिलेक्शन प्रोसीजर क्या होता है, तो सर पढ़ाई करने के लिए फाइनल मुझे बताओ कि मैं पूरा चार्ज हो चुका हूँ, मुझे पढ़ना कैसे। पढ़ने के लिए बता देता हूँ,
पहले एक बार जान लेते हैं कि इसमें 4 स्टेज होने वाली, मतलब आप ये समझ सकते हो कि मेन तो एग्जाम के लिए 2 स्टेज है, स्टेज 1 जहाँ पे सीबीटी होगा, स्टेज 2 के लिए भी सीबीटी होगा, उसके बाद आएगा डीवी और फिर मेडिकल एग्जामिनेशन। ये 4 स्टेज मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि चारों के चारों स्टेज बहुत इंपॉर्टेंट है। डीवी के अंदर कोई गड़बड़ी ना करें, क्योंकि इसके अंदर जैसे सर्टिफिकेट अगर आप दिखा रहे हैं तो सर्टिफिकेट सारे काम के होने चाहिए। मैंने जैसे बता रखा, एक वीडियो बना रखा कि ओबीसी के सर्टिफिकेट के लिए क्या करना होता है, आपके अगर इसमें ईडब्ल्यूएस में आते हैं तो उसके लिए क्या करना होता है, या फिर अगर आप एससी एसटी के तो उनके सर्टिफिकेट के लिए क्या करना होता है, उसके लिए अलग से एक वीडियो बना रखा है, उसको भी आप चेक कर सकते हैं। उन सर्टिफिकेट का में अगर हल्का सा भी 19-20 हुआ, आप डीवी में निकल जाएंगे। तो यहाँ पे चारों स्टेज बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद मेडिकल एग्जामिनेशन के अंदर भी लगभग 5 to 7 डेज लेते हैं, क्योंकि ये बहुत सीरियस है। मेडिकल एग्जामिनेशन के अंदर भी आपको पास होना होगा। जैसे मैंने एक पूरा वीडियो बना रखा है कि मेडिकली आप किस तरह से फिट होने चाहिए यहाँ पे अलग अलग जॉब के लिए। तो इस रेलवे के अंदर क्या क्या चीज़ें रिक्वायरमेंट है उस पर मैंने पूरा एक वीडियो बना रखा है, उसको आप जरूर देखिएगा। तो ये आपके पास स्टेज होती है। और रही बात अब एसएससी बनने के बाद पाथ क्या होगी, मेरे आगे राहें कौन सी है, कैरियर के अंदर मैं आगे कैसे बढ़ूंगा। तो देखिए, एसएससी बनने के बाद आपको फिर सेक्शनल इंचार्ज बनने का मौका मिलेगा। पहले आप एसएससी पे रिक्रूट हो जाएंगे, फिर उसके बाद सेक्शनल इंचार्ज बनेंगे, और उसके लगभग 5-6 साल बाद ही आपके जो इंटरनल एग्जाम होता है उस अगर एग्जाम को निकाल लेते हो आप, तो फिर आपको असिस्टेंट जो डिविजनल इंजीनियर है, जो गजेटेड ऑफिसर डायरेक्टर से आप बोल सकते हो, वो एएन के लिए वहाँ का जो एएन है वो आप बोल सकते हैं कि वो आप बन जाते हैं। मैं वहाँ के एएन की बात कर रहा हूँ, एसएससी की बात जो वहाँ बनने वाले हैं उसकी बात कर रहा हूँ। जनरली सर आप तो कह रहे थे कि एसएससी जो है लगभग एएन के से भी ऊपर पहुंच जाता है सैलरी वाइज जो स्टेट लेवल के ई उसकी बात कर रहा हूँ। लेकिन यहाँ पर तो ऑब्वियसली एसएससी की बात जब आप 5-6 साल बाद वहाँ इंटरनल एग्जाम को क्लियर करते हैं, तब वहाँ का आप एएन की पोस्ट पर पहुँचते हैं। और उसके बाद भी आप जब आगे जाते हैं तो फिर जो डिविजनल इंजीनियर है एंड फिर सीनियर डिविजनल इंजीनियर है वहाँ तक पहुँचते हैं। तो ये थोड़ा सा पाथ है इसका, जो इसकी राहें हैं वो कुछ इस तरह से है। तो आपकी पावर जो है कंटिन्यूसली बढ़ती रहेगी। ये पूरी कहानी है। अब मेरा टेक क्या है, मेरा टेक ये है, एसएससी से प्यारी आपको इस टाइम में कोई भी चीज़ नज़र नहीं आ रही होगी, और नज़र आनी भी नहीं चाहिए। जो भी आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ है, अगर इंजीनियरिंग के अंदर आप बात कर रहे हो तो ये वो है जिसके लिए वर्थ फाइटिंग है। आप बाकी कोई भी एग्ज़ाम छोड़ सकते हो, कोई भी एग्ज़ाम, मतलब कोई भी एग्ज़ाम, केवल इसी पे फोकस करने के लिए। हालांकि ऑल्दो मैं फिर से बोलता हूँ कि ये एग्ज़ाम्स कुछ इस तरह से हैं कि इसके अंदर जब आप तैयारी कर रहे होंगे तो बाकी के एग्ज़ाम्स को भी साथ में लेके तैयारी कर रहे होंगे, तो बाकी के एग्ज़ाम्स की भी तैयारी होती रहती है। और एक कॉन्फिडेंस जनरली तब अपने आप आ भी जाता है इंसान के अंदर जब वो 1-2 एग्ज़ाम और निकालते जाता है। लेकिन अगर इसमें आपने निकाल लिया, वो फुल स्टॉप है। मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत से एसएससी जेई में जो मेरे स्टूडेंट है, या फिर सिंपल जो स्टेट लेवल के जो जेई के अंदर जो स्टूडेंट है, वो हमेशा वेट करते रहते हैं कि सर हमें अगले एग्जाम की तैयारी करनी, तो इन सवालों के आंसर बताना। वो टच में रहते हैं, सवाल पूछते रहते हैं हमेशा, वो तैयारी अभी भी करते रहते हैं, क्योंकि उनको फाइनल डेस्टिनेशन अभी तक मिला नहीं। फाइनल डेस्टिनेशन में से एक ये है, अगर आप यहाँ पहुँच जाते हैं तो भी ठीक है, अगर आप स्टेट एई बन जाते हैं तो ठीक है, अगर आप आरपीसी लेक्चरर या किसी भी स्टेट के लेक्चरर में पहुँचते हैं तो वो भी बहुत अच्छी जॉब है। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि ये वो जॉब है जो कि आपके लिए इस इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के अंदर एक फाइनल डेस्टिनेशन हो सकता है। तो आपको तैयारी करनी चाहिए। सर आप तैयारी करें कैसे? तो तैयारी के लिए आपको बता दूँ मैं कि आपके लिए उत्कर्ष भी लेके आया है इस पूरे कोर्स के लिए। रिकॉर्डेड कोर्स आपके पास है जिसका प्राइस 10,000 रुपीज़ है, बट अभी ऑफर में वो 3,000 रुपीज़ आपको मिल रहा है। उसके सिवा इसके बारे में जितनी भी कहाँ जानकारी है वो हमसे पूछ सकते हैं, या उस पर अलग से वीडियो भी बना देंगे कि क्या क्या वैसे बना भी रखे हैं आपके पास, कि क्या क्या अगर आप डिपार्टमेंट है, अगर आपका इलेक्ट्रिकल है, सिविल है, तो क्या क्या सब्जेक्ट पढ़ने चाहिए, किसका ज़्यादा वेटेज होगा, उन सब पे हम ऐसे वीडियो लाते रहेंगे। तो ऐसे इन्फॉर्मेशन वाले जो इतने वीडियोज़ है उसके लिए आप आज ही सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को। मैं आपके पास ऐसी काम की बातें लेके आता रहूँगा। धन्यवाद।